यानी मैं मदन मोहन के समान न कोई लड़का सुंदर था। पांव में जूते तो मैं समझता हूं 10वीं के बाद ही मैं पहना, और वो भी कैनवास का जूता था जो 11th 12th में पहना। पहनने के लिए बस एक निकर रहता था 10वीं क्लास तक, और अंदर बनियान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था। अचानक मैंग जी, मैं रोज मरता था, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए से 1 रुपए का गेहूं ले आइए तो ऐसा 8 आना चावल लाइए तो 1 छटाक तेल लाइए, और ऐसा करके आज का दिन शाम का सुबह का चल जाता था, दूसरे दिन का तो खाने का नहीं रहता था। और वो बीएससी के 12 रुपए देने के लिए जब नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी में कोई पूछने वाला नहीं होता था, और 4 महीना 48 रुपया मेरी फीस हो गई। जो 12 रुपया नहीं देता था 48 रुपया कैसे देता। अब आता है जीवन का नया मोड़। जीवन का नया मोड़। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और किस्सा कमाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि किस्सा कमाल हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे किस्सों को लेकर के आते हैं जो ना केवल हम कभी भूल नहीं पाते हैं, बल्कि उन किस्सों में एक ऐसी अदृश्य ताकत का भी एहसास होता है जो कि हमारे सामने दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसको हम कभी ना कभी जीवन में महसूस करते हैं। और इसी किस्सा कमाल की इस कड़ी में इस बार हमारे साथ हैं शहर के बाबूजी, जो कि पूरे जगत बाबूजी हैं और जिनका पूरा नाम है श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी। देखा जाए तो बाबूजी एक शिक्षक से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, लेकिन अपनी जीवटता से, अपने ज्ञान से वो शिक्षक से शिक्षाविद बने, और आज जो है वो एक आध्यात्म की राह पर हैं और कथावाचक के रूप में हमारे सामने इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि बाबूजी जो है इस शहर में ही नहीं बल्कि इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक वो शिक्षाविद हैं जिन्होंने एक स्कूल से शुरुआत की, और आज स्कूल के नाम पर करीब 60 के करीब शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्राइमरी से लेकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज तक विस्तारित हैं। आज हम बाबूजी से उनके जीवन के उन किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे जो निश्चित तौर पर आपको न केवल रोमांचित करेंगे बल्कि उस अदृश्य ताकत का एहसास भी कराएंगे जिसको आप हमेशा महसूस करते हैं। तो आइए हम मुखातिब होते हैं सीधा आदरणीय बाबूजी से। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पहले तो मैं अपने जीवन की संक्षेप में कथा बता दूं। मेरी मां को कोई संतान नहीं थी, और मैं आज के 80-82 साल या 85 साल पहले की घटना बता रहा हूं। 80 साल का मैं हो गया तो आप उसमें 5-7 साल 8 साल और जोड़ दीजिए। और उस जमाने में इतना दकियानुसी भाव था कि मां के लिए दबाव था कि मेरे पिताजी दूसरी शादी कर लें, क्योंकि संतान है नहीं, नहीं संतान रहेगी। पिताजी ने कहा कि नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं और वो मेरे संतान के समान है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मां इधर बड़े ही घोर तपस्या में लग गई। तपस्या कोई जंगल में जाना होता है नहीं, जो जहां भी मिलता, जो भी बात कहता कि अगर 8 दिन तक आप लौंग का पानी डाल दीजिए और पानी पीजिए, तो पानी पी करके वो 8 दिन वो रहती थी। ये बात उसी का बताया हुआ है, क्योंकि मैं तो था नहीं दुनिया में। और ऐसा करते करते उसके विवाह के 4 साल 5 साल बाद 1943 में मेरा जन्म होता है। उसकी तपस्या का फल
उसके मुंह की ज़बानी सुनिए कि उसने क्या कहा था। उसका कहना है कि बेटा आप जब जन्म लिए तो आपके माथे पर एक त्रिशूल था, यूं। मैं अभी तर्क के आधार पर यह मानता हूं कि वो उतने दुर्बाल नहीं उगा होगा, और बाद में बाल उग गया तो त्रिशूल भी लुप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आश्चर्यजनक ये लगती कि उसने कहा और आपके माथे पर, ललाट पर चंद्रमा थी, चंद्रमा का। आज अभी भी देख लीजिए, एक यहां पर एक अर्धचंद्र। तो उसका कहना था कि आप शंकर भगवान के साक्षात एक वरदान हैं, क्योंकि उसने 5 सालों तक लगातार लाखों पार्थिव पूजन करी, यानी एक बहुत बड़ी तपस्या उस स्तर पर थी। और न केवल मेरा जन्म हुआ बल्कि 1 साल बाद मुझे भीषण चेचक निकली। पहले जमाने में आप लोग नहीं जानेंगे, पहले चेचक निकला करती थी जिसका अर्थ था कि मृत्यु ही है और नहीं तो अंग भंग है। तो पहले साल मेरे पूरे आंख पर एक एक बड़े बड़े फफोले, चेचक के, बड़ी बड़ी मात्रा के, जिसमें आप देखते हैं कि लोगों को दाग लग जाता है, आंखें फूट जाती हैं, ऐसा बड़े बड़े फफोले चेहरे पर थे, आंखों पर थे। पूरा गाल उनसे भरा हुआ था, पूरा बदन उस चेचक से भरा हुआ था। उस रास्ते से लोगों ने जाना बंद कर दिया था। और अगर कोई दरअसा ठीक से बोलता तो वो कहता अगर बेटे का अवलन तो ये बच नहीं सकता, और अगर बचेगा तो इसकी आंख नहीं बचेगी। अगर बच्चे की जिंदगी बच भी गई, और उसके लिए आप देखिए कि मेरे पिताजी के बड़े भाई 7 दिन तक जिस चारपाई पर मैं लेटा हुआ था, बार बार वो इतना पानी छोड़ता था कि उसके बाद बदलते थे, लेकिन पिताजी के बड़े भाई ने उस खटिया के पांव पर एक रस्सी बांध दिया और रस्सी का जो फंदा था अपने गले में लगा दिया और कहा अगर ये बच्चा नहीं जीवित होगा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। यानी मेरे मरने की कीमत पर ही कोई दंड इसे मिल सकता है। एक दादी मां थी, वो कहती थी हे भगवान मेरा सुहाग ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे का जीवन बचा देना। एक बहुत अद्भुत बात हुई कि मैं थोड़े दिन बाद, मैं जब ये फफोले निकले तो आंख मैंने खोल दिया, गाल पर निकलने लगे फफोले, और मेरे शरीर पर भी रहे होंगे। और मां के कहने अनुसार कि इतना दिव्य स्वरूप था मेरा, कह रहे वो मां की ममता है, इतना दिव्य स्वरूप जितना पहले नहीं सुंदर थे, इतना लाल लाल, तो वो उसके कारण वो थी। लेकिन मैं एक बालक इतने तपस्या के बाद हुआ था, तो मां ने वर्षों तक, माने 3-4 साल तक अपने छाती पर ही सुलाती थी। उसे लगता था कभी भी कोई बेटा मेरा ये छीन लेगा तो छीन न ले, इसलिए उसे एहसास बराबर होना चाहिए कि उनका बेटा उनके पास ही है, अगल बगल नहीं, उसकी छाती पर। और इस तरह से मैं मदन मोहन भगवान शंकर का वरदान मान लीजिए, मां के शब्दों में तो यही है। और फिर उसके बाद से उनके बेटे के समान, यानी मैं मदन मोहन के समान, न कोई लड़का सुंदर था जो थू नहीं, न कोई इतना जहीन था, इतना होशियार था। यानी अगर मेरे पिताजी बहुत कम शिक्षा, मैं जैसा वो बताते हैं कि 3री तक उन्होंने पढ़ा था, गरीबी की सीमा नहीं रही, खेत बहुत कम था, लेकिन राजकुमार की तरह से मेरा पालन पोषण हुआ। अन्न नहीं था तो कहां से खिलाते, लेकिन फिर भी अगर घर में कोई ना अन्न खाए तो उनके बेटे को जरूर मिलना चाहिए। और फिर वक्त आया, गरीबी का यही आलम था। उनके एक चाचा जी या दादाजी हैं, वो पडरौना स्टेट था, तब राजा लोगों का था। वो मेरे दादाजी जब घर में इतनी कमी थी
तो उन्होंने कहा कि ले चलता हूं। और मैं वहां पर एक मंदिर था, वो मंदिर के पुजारी थे और रोजाना 2 लोगों का भोजन उनको मिलता था और उसमें वो चलते थे और उसी में बचा भी लेते थे अपना कुछ सामान वामान, और प्रति सप्ताह आते थे और घर में लोगों की रोजी रोटी वो भी चलती थी। तो मेरे पिताजी को ले गए वो, और राज दरबार की जो महारानी थी, रानी कहिए महारानी कहिए, उनको कोई संतान नहीं था और मेरे दादाजी के ही कारण उनका विवाह एक ऐसे परिवार गरीब लड़की से हुआ जिससे संतान हुआ। शायद वो भी कुछ ज्योतिष वगैरह जानते रहे होंगे, और फिर और बड़े बड़े ज्योतिषी आए और उस लड़की को, उस कन्या को देखे और उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात रानी है। और गई रानी और उस राजा साहब की रानी बन गई। और वही रानी जिसको कि हमारे घर वाले, पूरे घर वाले उनको बुआ जी कहते थे, क्योंकि हमारे गांव से गई थी, सामने के घर से मतलब सामने के गांव के घर से। राजा साहब ने बल्कि उसमें उनके भाई के लिए एक पूरा महल तैयार करवा दिया था, तब विवाह किया अपना। मैं पिताजी जैसा बताया, मैं बड़ा अचंभित था, ऐसा भी होता है क्या। ले गए दादाजी, बुआ जी के पास ले गए, रानी साहिबा के पास ले गए। सब लोग बुआ जी कहते थे। जैसे ही बुआ जी मेरे पिताजी को देखी तो रोने लगी, जैसा बताया कि रोने लगी कि जिस परिवार ने मुझको रानी बनाया और वो परिवार का ये बच्चा जो है ये इस तरह से फटे चीथड़े कपड़ों में आया है। एक सिनेमा की स्टोरी की तरह से ये चल रहा है। सिनेमा कुछ ऐसे ही बनता है, लेकिन ये तो हकीकत था उनके जीवन का। वो सुदर्शन थे, सुंदर थे, उनके बेटे के हमउम्र थे। उन्होंने कहा कि अब पंडित जी, उनके दादाजी को, अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। और फिर वो जो बच्चा यानी मेरे पिताजी और उनका बेटा यानी कुंवर जी, ये दोनों अब एक सा जीवन बता रहे थे। उनको लगता था कि ये तो ऐसा जीवन तो संभव नहीं, इसलिए उनसे कभी उन्होंने कहा नहीं। बाद में बताने लगे अगर चाहता तो बुआ जी इतने प्यार देती थी कि 1 आध गांव 2 गांव दे देती थी, फैक्ट्री में कुछ 1 आध आना का हमको भी साझा दे देती, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं था। मुझे इतना प्यार मिलता था बुआ जी से और उनके बेटे को। एक जगह पर एक जैसे पोशाक में जाते, अलग अलग, अगर ये जो डोली में ले जाते तो मैं भी एक डोली में जाता, घोड़े में जाता तो एक घोड़े पर वो बैठते थे, एक घोड़े, यानी बहुत अच्छा रहा। वक्त चलता गया। पिताजी तो कभी वो अपनी गरीबी से जहां से आए थे वो बहुत बड़ा अरमान नहीं रख सकते थे, और जो रखे वो यही कि बड़ा सुंदर जीवन चल रहा है। फुआ जी अक्सर साड़ी और ये कपड़े और अन्न वगैरह आदमियों के साथ भेज देते थे। हमारा घर भी जो रोटी के लिए माने ये रोटी के लिए मोहताज था, वो उनके घर की स्थिति बदल गई। अच्छा खाना, अच्छा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और पिताजी आते थे, बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था। अचानक राजशाही छीनने को आ गई। उसमें वो राजा भी थे और कुछ उनको प्रिवी पर्स वगैरह कुछ दिया जाता था। रानी साहिबा ने मेरे पिताजी को बुलाया। उनसे ज्यादा उनका विश्वास पात्र उनके न तो पति थे न कोई व्यक्ति था। उन्होंने बुलाया और कहा कि ये एक बक्सा दे रहा हूं और इसमें तमाम हीरे जवाहरात से भर दिया। कहा कि इसको ले जाकर के मेरे भाई को दे देना। भाई कौन? जो मेरे घर के सामने मेरे रहते थे। वो ले आए उसको, और ले आए उसको, बॉक्स को ले आ गए और गोरखपुर वहां से करीब 50 किलोमीटर होगा आए। तो उसी समय पता चला कि रानी साहिबा मर गई। अब उस रहस्य को केवल रानी साहिबा जानती थी या मेरे पिताजी जानते थे। न राजा साहब जानते थे, न मंत्री जानते थे, न मेरे दादाजी जानते थे। हीरा जवाहरात से भरा हुआ, हीरा जवाहरात से भरा हुआ, और रेलवे स्टेशन पर ही पता चल गया। और कोई साधारण हस्ती नहीं थी। उनका मरना, लोग सोते हैं लेकिन लोगों की जबान जागती है। पता चल गया। वो आए, बड़े रोए होंगे, निश्चित है, उनकी मां समान थी। आए और घर पर लाए और घर पर ले जाकर के रात भर रखे। वो जवाहरात का बॉक्स, वो रात हो गया था।
और दूसरे दिन सुबह उनके भाई को सुपुर्द कर दिए। ईमानदारी की ये पराकाष्ठा थी, या यूं समझिए कि वो संस्कार था, और छोड़ करके घर चले आए। तो घर पर तो कुछ किए ही नहीं थे, घर पर न तो कुछ धन था, जो इन्होंने 15-20 साल पहले छोड़ा होगा जिस घर को, वो घर तो यूं ही था। और स्रोत यही हमेशा जो मिलने वाला राजा साहब के यहाँ था, रानी साहिबा के यहाँ था, और वो खत्म हो गया तो गरीबी ज्यों की त्यों वहां आकर के बैठ गई। लेकिन उनका एक लड़का था, उनके दिमाग में यह था कि मेरे बच्चे के समान और मेरे बच्चे की जो प्रतिभा है वो इस गांव में नहीं टिक सकती। और उन्होंने अपने बेटे को ले जाकर के गोरखपुर शहर, जो 25 किलोमीटर है, वहां ले गए। 5 रुपए का एक मकान, ये अब यहां से मेरा होश शुरू हो जाता है। 5 रुपए का एक मकान लिए किराए पर, एक कमरा होता था, उसका वरांडा होता था, उसमें वो बनाते थे, अपने बेटे को खिलाते थे, खुद खाते थे। बड़े बेचैनी के साथ आते थे कि बेटा दिन भर पढ़ने के बाद से वहीं पास में स्कूल था, वहां लगा दिए। उस समय 7वीं में प्रवेश हुआ था, 7वीं से 8वीं गया। लेकिन वो इतने अच्छे थे, अन्य भाइयों के लड़के जो मेरे ही समानांतर थे, कोई 6 महीना बड़ा, 1 साल बड़ा, कोई 6 महीना छोटा, कोई 2-3 साल छोटा, ऐसा लेकर के उसमें आकर के वो गोरखपुर में उसी एक कमरे में आकर के, अब बरामदे में लोग सोते थे, कमरे में सोते थे, और ऐसा करके कमरा छोटा सा कोठरी बताइए। तो फिर मेरे पिताजी क्या करते थे, कहाँ आए, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। फिर पिताजी क्या सोचे, क्योंकि वो तो आए थे अचानक गोरखपुर में। उन्होंने एक वकील को कहा कि मुझको आप अपने पास एक क्लर्की पर रख लीजिए, क्लर्क बना दीजिए। उस समय उसका नाम होता था मुहर्रिर, जो माने वर्ड मुहर्रिर होगा उर्दू में, आप हमारी भाषा में समझिए कि छोटा सा क्लर्क, जो उनका ये सब बस्ता ना, जिसमें कि उनके कागजात रहते थे, ये सब देखना था। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो खुद ही, मेरे को कोई मौकिल नहीं आता। वो वृद्ध थे, वो करीब 75-80 साल के थे, तो उनके पास कौन, लेकिन फिर भी कचहरी की आदत थी, जाते थे। कहे हमारे पास तो कोई सोर्स है नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकूंगा। आपको बताऊं तो ये आश्चर्य होगा कि नकल होता था। नकल मतलब जो आज भी होता है, शायद नकल ही बोलते हैं, पर उसकी कॉपी बोलते हैं। मान लीजिए 40 साल पहले की, 30 साल पहले की, न तो उर्दू जानते थे, न तो इंग्लिश जानते थे, हिंदी जानते थे पढ़ना लिखना। लेकिन उन लोगों का जो उस मुहाफिज खाना बोलते थे वो लोग, उसमें तमाम लोग रहते थे, बड़ा प्रेम होता था। तो उन्होंने कहा था भाई हमको ये लेना है, तो कहते थे अच्छा चढ़ जाइए। वो काफी ऊंचे अलमारी में रहता था, सीढ़ी पर चढ़ जाते थे और पलटते थे, ये है क्या, ये कागज हो सकता है क्या, इसे इंग्लिश में, उर्दू में। और उसके बाद से उस आदमी का जिसका चाहते थे वो नकल निकाल लेते थे, फिर कहते थे इसी को आप, उर्दू में पहला रहा करता था, इसको लिख दीजिए। और इस तरह से जो आदमी मान लीजिए कि उसको 2 रुपया देता था, वो अब 2 रुपया इन्हीं को देता। और ऐसा करके 2 रुपये से 4 रुपया, 3 रुपया ऐसा लाते थे, और उसी से जीवन हमारा चलता था। कोई बड़ी कल्पना नहीं थी। पांव में जूते तो मैं समझता हूं 10वीं के बाद ही में पहना, और वो भी कैनवास का जूता था जो 11th 12th में पहना। पहनने के लिए बस एक निकर रहता था 10वीं क्लास तक, और अंदर बनियान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऊपर कमीज रहता था। बरसात में जब भीग जाता था तो मेरी माँ चूल्हे के सामने, वो भीगा हुआ कपड़ा तो सूख जाता था बदन में ही, लेकिन नेकर नहीं सूखता था, थोड़ा मोटा रहता था, उसको उसके चूल्हे के सामने रखती थी, उसमें धुआं निकलता था, वही जो वाष्प निकलता है, और यही फिर दूसरे दिन मैं फिर पहनता था और फिर सूख जाता था। और इस तरह से एक जीवन क्रम चला। पढ़ने लिखने में सामान्य से अच्छा रहा, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एक नौकरी लगी हमें एक वहीं के गोरखपुर में एक कॉलेज में। उसके बाद से नैनीताल डिग्री कॉलेज में नौकरी मेरी लगी। एक बार मैं आया भिलाई में, क्योंकि मेरे मित्र उस समय बोकारो ट्रेनिंग थे, मैंने बोकारो में इंजीनियर वहां हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग भिलाई में था। तो मैं आया, मुझे बड़ा अच्छा भिलाई लगा, और भिलाई जब अच्छा लगा
तो मेरे पास वो जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह थे मैंने उनको दे दिया। मैंने मांगा तो कुछ तो मेरे मन में था कि लेते चलें कौन, क्योंकि नैनीताल मुझे पसंद नहीं था। हो सकता है कि नैनीताल एक घूमने के लिए आकर्षण की जगह हो, लेकिन नैनीताल में प्लेन का आदमी नहीं रह सकता। यानी आपको अक्टूबर से इतनी कठिन सर्दी, इतनी कठिन ठंड कि उसमें, और हम कौन, एक लेक्चरर के रूप में गए थे, तो हम एक धर्मशाला में ही कमरे को 5-5 रुपए का महीने भर देते थे, 150 में सस्ता पड़ता था। वो भी अल्टरनेट करता था, 3 दिन बाद फिर दूसरे नाम से करता था। यानी हमको तो ले रखा था, अच्छा मानता था। और उसमें फिर ठंडा पानी, जिसमें रुई लपेट करके आता था, नहीं तो वो पाइप भी फट जाता। और जब मैं आता था पढ़ा करके, तो वो जो लबादा वबादा पहने हुए था सब, उसी में मैं अपने बिस्तर में सो जाता था। सो जाने के बाद से और फिर से अपने जीवन बसर वहां किया, और उसी में कालांतर में मैं भिलाई आया मित्र से मिलने, और उनको वो अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने सर्टिफिकेट्स दिए। घर पहुंचते हैं यहां से, देखिए सब जैसे सब ईश्वर अपने बंदे को, अपने बच्चे को सब मदद कर रहा है। कहीं दूर से भी कल्पना नहीं थी। उन्होंने भर दिया फॉर्म, जब निकला संयोग से मेरे लायक, तो उन्होंने उसको भर दिया, टेस्टिमोनियल्स जमा कर दिया। उन्होंने ही मेरा सिग्नेचर कर दिया, मेरे पिताजी माताजी का नाम जानते, मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने भर दिया। और फिर उसके बाद घर गया, तुरंत नैनीताल गया। फिर उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी हुई, फिर आया गोरखपुर देखता हूं तो मेरा इंटरव्यू कार्ड आया हुआ है, इंटरव्यू लेटर आया हुआ है। यहां पर आया फिर इंटरव्यू देने, और सब आप मानेंगे ऐसे कि कैसे हो रहा है। मेरा सिलेक्शन हो गया। वो घर पर जाने के बाद से मुझे एक लेटर मिला, मैं तब नैनीताल से आया हुआ था। एक लेटर मिला जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था भिलाई स्टील प्लांट में मैथ्स के लेक्चरर के लिए। इतना होमसिक था कि मैं तो चलता था, मेरे पिताजी माताजी घर वाले इस तरह से रोते थे कि जैसे लगता था कि ट्रेन को पकड़ लेंगे और ट्रेन न जाए। और मैं अपनी पत्नी को लेकर के साथ लाया। दूसरे दिन ये वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स, मैं गया और वहां पर जाकर के जो टीए बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, उसमें गया तो एजुकेशन के एक साहब थे और साउथ इंडियन थे, बड़े बड़े तीखे स्वभाव के थे, कोई समझौता नहीं करते थे। हमारे आगे हमारे ही तरह से 4-5 लोग 6 लोग इसी लेक्चरर के पद के लिए अलग अलग विषयों के लिए और देते थे, और वेरिफिकेशन करवाते थे अपना जो सर्टिफिकेट। और हर एक के साथ एक लोग आते थे कि उसमें उनका एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो आते थे, नहीं आप जाइए, ऐसा करके रिजेक्ट कर देते थे। मैं पूछता था क्या बात है, वो कहते कि वो एनओसी नहीं लाया। अरे मैं भी तो एनओसी, मैं तो नैनीताल से आया था, और जैसे ही सुना मैं चल भाग आया यहाँ पर। और रिजाइन इसलिए नहीं किया कि जब हम पक्का हो जाएगा तभी हम दूर से बैक डेट से कुछ रिजाइन करेंगे। मेरे पास भी नहीं है। ताजुब आप देखिए कि जब मेरा नंबर आया वहां पर, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने सब देखा। उसने कहा जाइए आप एजुकेशन ऑफिसर से मिलिए। मेरे लिए एनओसी की कोई उसने डिमांड ही नहीं रखी, जबकि मेरे पास भी एनओसी नहीं था। ये ईश्वर की बात थी, ये ईश्वर की बात थी कि वो तो चाहता था कि ये भिलाई में लड़का रहे। अब लोग बताते थे कि यहां पर जो पहले ज्वाइन करते हैं उनका या तो नंदिनी होता है या राजरा होता है, जो पहले ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं नए लोग तो उनको बुलाते हैं, क्योंकि राजरा और नंदिनी कोई सुखद स्थान नहीं था। दोनों जगह बीएसपी की माइंस है, बीएसपी की माइंस है। मैं जब गया तो एजुकेशन ऑफिसर एक मिस्टर बीएन सिंह थे, उनसे मिला, बड़े दक्काक माने जाते थे। उनके पास गया, उन्होंने देखा और देख करके कहा ऐसा करो कि आप भिलाई विद्यालय में ज्वाइन करो।
यही जो अपना भिलाई का एक भिलाई विद्यालय हिंदी मीडियम का स्कूल था, आप वहां पर, हे भगवान कौन सी सत्ता है जो मुझको बजाय इधर उधर के भेजने के और मुझे भिलाई विद्यालय में रख लिया। और भिलाई विद्यालय में साहब दिन दुना रात चौगुना बोलते हैं ना, मेरी शोहरत बढ़ती गई, मेरे पढ़ाने की शैली बच्चों को पसंद आई। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा ऐसा देखिए, मिस्टर R.N. वर्मा राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, बाबा जी उनको कहते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मदन मोहन, आप ना मत करिएगा। जो कुछ कहने वाले थे उसमें ना की संभावना भी थी, हाँ की संभावना थी, ना मत करिए, क्योंकि आप ना कहेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। क्या बात है बताइए सर। कहा एक बच्चे का ट्यूशन करने जाना है आपको, वो 60 रुपया देगा। यानी मैं सेक्टर 6 में रहता था, सेक्टर 10 में एक साइकिल पर, वो मेरे मित्र की साइकिल मुझे सौंप दिए थे और उससे वहां पर जाना था हमको। ठीक है, और प्रिंसिपल साहब ने इतने अधिकार पूर्वक कहा था तो जा। और मैंग जी, मैं रोज मरता था, क्योंकि कोई भी आता था उनका जो परिचित, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो ट्यूशन है और इस तरह से ये बहुत प्रतिष्ठित नहीं माना जाता था हमारे टाइम में। अभी तो सब जगह ये बाजार हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि कोई आता था तो कहते थे मास्टर जी जरा उस तरफ चले जाइए। नेचुरल है कि उसी ड्राइंग रूम में उनके बच्चे को पढ़ना था और उसी में कोई आ जाता था तो ये बहुधा हुआ करता था। 1 महीना बीता, 60 रुपया उन्होंने समय से दे दिया। फिर मैंने निवेदन किया उनसे कि देखिए मैं कर नहीं पाऊंगा ट्यूशन। कि क्या मास्टर जी तक बढ़ा देना है ट्यूशन, मुझे ये बात आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा आना बड़ा भारी है यहाँ पर, मुझे अपमानित अनुभव होता है, मैं अपन ठीक। और जब वो लड़का आया और लड़के ने जिद कर लिया कि हम पढ़ेंगे तो उन्हीं से पढ़ेंगे, तो लिहाजा उसमें 3-4 बच्चों को पटाया उन्होंने। अब जो मैं 60 रुपए पाता था वो 3-4 बच्चों से 250 रुपए के लगभग मेरा होने लगा। एक घर के गरीबी से निकला हुआ, कुछ यहां तनख्वाह तो कुछ ज्यादा थी और ये 240 प्लस हो गया। और धीरे धीरे उसी में मेरे पास 10-15 बच्चे आने लगे। और तब अच्छा, ये केवल पैसे आने जाने, मेरा घर इतना गरीब था कि मुझे घर पर भेजना ही था पैसा, केवल मेरी पत्नी और मेरे लोग से नहीं, मुझे तो घर भेजना था पैसा, क्योंकि वहां पर उनको खाने का नहीं था। उनके अक्सर घर चू गया है, घर चू रहा है बरसात में, तो बहुत यानी एक कमाने वाला लड़का मैं अपने घर का होनहार लड़का हुआ। लेकिन लोगों की आशाएं बहुत थी। जब मैं गांव गया तो उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, मैं तो पढ़ लिया, दोनों सगे भाई, सगे भाई। मैं अपने पढ़ने के समय की एक रोचक दास्तान आपको सुनाता हूँ। पिताजी का आपने देख लिया कि वो तो आकर के और गोरखपुर में अपना जो काम करते थे, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए से 1 रुपए का गेहूं ले आइए, तो ऐसा 8 आना चावल लाइए, तो 1 छटाक तेल लाइए, और ऐसा करके आज का दिन शाम का सुबह का चल जाता था, दूसरे दिन का तो खाने का नहीं रहता था। ऐसे व्यक्ति को मेरे 12 रुपए फीस लगती थी यूनिवर्सिटी में, बीएससी में। और वो बीएससी के 12 रुपए देने के लिए जब नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी में कोई पूछने वाला नहीं होता था। और 4 महीना 48 रुपया मेरी फीस हो गई। जो 12 रुपया नहीं देता था 48 रुपया कैसे देता। और उसमें फाइन भी लग गया तो 60 के करीब हो गया। और ये चिपक भी गया नोटिस बोर्ड पर कि इतने लोग हैं और ये नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। अब चिंता होने लगी। किसी ने कहा कि वाइस चांसलर उस समय थे BN झा, भैरवनाथ झा, बड़े नामचीन, बड़े विद्वान, बड़े गरीबों पर कृपा करने वाले। लोगों ने कहा कि आप जाइए, उनसे बात करिए। मैं उनके पास गया, कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और उस पर जो दरखास्त लिखा था, मैं तो बताया था, उस पर 50%, वो एक तो फाइन माफ हो गई, यानी 12 रुपया फाइन थी, और 48 रुपए में 24 रुपया ये माफ हो गया। मेरे पास 24 रुपया ही का वजन था। किसी ने बताया कि स्टूडेंट्स यूनियन है यूनिवर्सिटी में और वो पुअर बॉयज फंड के हिसाब से गरीब बच्चों को वो देते हैं। मैं वहां पर लाइन लगा लिया,
सब इत्तेफाक 10 रुपया वहां भी मिल गया। अब मेरे पास 14 रुपए की बात थी। मेरे दादाजी, तब मैं गांव चला गया और ये पता चला कि बाढ़ पीड़ितों को मिलता है 10-10 रुपया। मेरा गांव बाढ़ पीड़ित नहीं था, लेकिन एरिया वही था। लेकिन कभी भी मेरे खेत का मुझे नहीं पता है कि कभी भी मैंने 100 वर्ग फीट भी बाढ़ में गया हो। लेकिन वो चले गए पैदल, करीब 10 मील पैदल गए, नदी पार करके तहसील में गए। तहसील के तहसीलदार से अपना मिन्नतें किए होंगे और उनको उनके खास पर 10 रुपया उनको मिल गया बाढ़ पीड़ित फंड से। और इस तरह से जो कुछ भी बचा हुआ था, मैंने माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा हम है, तू इतना परेशान हुआ, बोले होते। लेकिन मैं बाबूजी से ये नहीं कह सकता था, वो रोजाना तो परेशान थे, रोजाना परेशान थे। मैंने आज कुछ भी नहीं आया कचहरी से, कैसे ले आऊंगा गेहूं, कैसे लाऊंगा, अच्छा तुम लोग रुको हम उधार ले आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से जो खुद उनको याद रहना चाहिए था कि 12 रुपया 15 तारीख को लगता है, वो भूल गए। गरीब आदमी ऐसे ही भूलता है। मैंने अनुभव किया कि बाबूजी ये इतना लाड करते थे, वो हमारे पढ़ाई की फीस का सोचे तक नहीं। और वो जो 4-6 रुपए जो भी बचता था, माँ ने अपना प्रबंध किया, बाबूजी को बताया, मेरे पिताजी को। आपको बता चुका हूं कि मैं अपने पिताजी और माताजी का कितना लाडला था। आप अगर किसी आदमी को जानते होंगे कि बहुत लाडला है, तो मैं कह सकता हूं, या मेरे अपना एक स्वयं का भाव है, दुनिया में कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने मुझे पाला होगा जिस तरह से। गरीबी के बावजूद कोई भी माता पिता अपने बेटे को इस शिद्दत के साथ, इस भाव के साथ नहीं रखा होगा। वो रोने लगे, मुझको बुलाया, मैं भी रोने लगा। कहे आपने बताया नहीं, तू तकार करके अपने बेटे से नहीं बोलते थे, ये बेटा बहुत कीमती था, आप हमको बताए नहीं मदन बाबू। हम कुछ भी करते, लेकिन आपको यहां तक जाना पड़ा, उसके सामने जाना पड़ा, ये वो। और उसके बाद मेरे पिताजी ने कभी भूला नहीं 15 तारीख। अब कैसे भी इंतजाम करते थे, मत खाएं वो, लेकिन 12 रुपया तो जाना ही होता था। और इस तरह से BSc MSc सब कर लिया, नौकरी लग गई, घर के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। मैं तो दोनों भाइयों को ले आया कि इनको पढ़ा लेंगे, अब पिताजी के ऊपर भार नहीं रहना चाहिए। और ये दोनों भाई हमारे रहते हुए पढ़ लिए। भिलाई ले आया आप? हाँ? भिलाई लेके आए? भिलाई लेकर के आए। न केवल वो, फिर भतीजों को भी लाया, ससुराल साले को लाया, और धीरे धीरे मैंने पढ़ाने के लिए अब लेकिन मेरी आमदनी मेरे पिताजी की आमदनी नहीं थी। अब धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि ट्यूशन के कारण मेरी आमदनी बढ़ रही थी, स्वस्थ था। बस एक ही बात था कि इसमें से घर भी भेजना है। और इसी कालांतर में एक वक्त आया जब PET PMT का उस समय नहीं था, लेकिन भिलाई में PET PMT का आया कि अब नंबर के आधार पर नहीं, पहले नंबर के आधार पर होता था, माने मार्क्स के आधार पर होता था। जिनको भी 50-60% हो जाता था सबको इंजीनियरिंग में, लेकिन अब उसका कंपटीशन होगा। अब PET PMT बड़ी बात हो गई। और मैं तो मैथमेटिक्स का था। मैंने क्या किया कि जो अपने बच्चे अपने साथ पढ़ते थे, अच्छा इस बीच में अब मेरे पास लाइन लगने लगी बच्चों की माने अगले जुलाई में उनको पढ़ना है, तो आज मार्च अप्रैल में मेरा लिस्ट भर जाता था, अब नहीं ले सकते थे। लेकिन जब ये हुआ कि नहीं कोचिंग है, और इसमें तो बड़ा दिन भर लग जाता है पढ़ाने। पहले ऐसे नहीं कोचिंग रहते थे, पहले एक टेबल के किनारे किनारे रोज पढ़ाते थे, फिर उसके बाद दूसरा बैच आता था, बड़ा श्रम था वो। मैंने कहा नहीं, सब बंद, और आप लोग आइए हम कोचिंग खोलेंगे। नाम उसका पड़ा कृष्णा कोचिंग। मेरी पत्नी का नाम कृष्णा, और विवेकानंद इसी स्कूल में हमने पहला स्कूल खोला। पहला उनको बहुत 150 रुपया 3 कमरे लिए, और 450 रुपये एक ही महीने का खोला, शॉर्ट टर्म। और भीड़ लग गई उसमें, मुझे ना ही करना पड़ा, तो भी मैंने 150 बच्चों को लगभग पढ़ाया होगा, और 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ और टीचर्स को बुलाया। और ये लगा कि नहीं भाई, हम इसमें तो नहीं चला सकते। फिर गुरुद्वारे में आए,
सेक्टर 6 में गुरुद्वारा है, और उसमें हमने 8 कमरे लिए। कुछ वो ज्यादा ले रहे थे, 400 रुपया ले रहे थे प्रति कमरे। और फिर अब उसके बाद मेरा ये कृष्णा कोचिंग, फिर उसके बाद अन्य जिलों में चलने लगा और चारों तरफ चलने लगा और बड़ा नाम हो गया। मैं जब आपको बता रहा हूं तो ये बराबर जानिए कि मैं सब चीजों के लिए ईश्वर की बात मानता हूं। दूर से भी, स्वप्न में भी, सोते जागते किसी भी वक्त मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता मैंने ये किया, क्योंकि सच बात है। और ये एक हम्बल होने का, विनम्र होने का ये स्वांग भी नहीं रच रहा हूं। मैं निश्चित रूप से मानता था कि ईश्वर कर रहा है, मेरे को बहुत प्यार करता है, और इसलिए वो चाह रहा है, मैं कर रहा हूं, कमान उसके हाथों में है। और इस तरह से मैं अपना कोचिंग चलाता रहा, अच्छा नाम गाम होता रहा। वरना मेरे जैसे आदमी को कहां पर इतना सब, मेरे भाई लोग, सब लोग, आनंद और प्रमोद नाम है, वो लोग पूरा बाकी काम करते थे, जैसे कभी पोस्टर चिपका दिए, कभी ये सब लगा दिए, कभी टीचर को बुलाया, ये सब काम वो हेल्प करते रहे बहुत। और उसी दरमियान एसपी दुबे कलेक्टर आए, उनको कहीं नाम सुना था कि यहाँ पर मदन मोहन त्रिपाठी हैं, और अच्छा, अब जो उनको जिसने भी फीड किया होगा, उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर किंडो थे, उनसे बुलवाए वो, और बुलवा करके कहे कि भाई उनको बुलाइए। जब गया तो उनके 2 बेटे थे, नाम था उनका सुरेश और दुबे, और सुरेश दुबे और दिलीप दुबे। मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने कहा त्रिपाठी जी आपको पढ़ाना है। मैंने कहा ये तो मेरा धर्म है, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने उनसे जो साहसपूर्वक जो बात कहा, मैंग जी, वो निश्चय ही आपको चौंका गया। कलेक्टर से, कलेक्टर के पास जाना हम लोगों के लिए बड़ी बात थी। आज की हालत मत सोचिए कि आप जिस स्थिति में हैं वहां पर कलेक्टर भी आसान काम है। हम लोग जैसे मास्टर को लिए कलेक्टर के कैबिन में घुसना था, एक झाबा वाला आदमी रहता था, वो हम लोग को घुसने नहीं देता था। मैं चला गया अंदर, उन्होंने कहा कि आपको पढ़ाना, मैंने कहा ठीक है पढ़ाओ, लेकिन एक निवेदन मुझे आपसे है, विनम्र, वैसे आप कहेंगे तो वो करूंगा, लेकिन मैं आपके घर पर आकर के पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मेरा शिक्षक मर जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल यही होगा। और उन्होंने क्या किया कि साहब, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जाएंगे और पहले पांव छुएंगे तब आपसे शिक्षा लेंगे। इतना संस्कार था उनका, और वही हुआ। और लड़के 1 वर्ष के बाद दूसरा वर्ष बीता और दोनों बच्चे इंजीनियरिंग में सब सेलेक्ट हो गए। और जैसे ही 2 वर्ष बीता, फिर देखिए ईश्वरत्व की पराकाष्ठा जो हमें मदद कर रहा है, वो बुलाए मुझको। उन्होंने तुरंत एक डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू को बुलाया और उन्होंने कहा भाई कोई नेहरू नगर में ही रहता था, उसके आसपास आप जाइए और देखिए कि कोई जगह आप देखिए। और वो तो साहब कागज के पारंगत होते हैं। उन्होंने 4 एकड़ 13 डिसमल एक जगह पर बताया। उन्होंने वो पूरा सीमा को उन्होंने लाल इससे पेन से उन्होंने घेर दिया। और इस तरह से मेरे नाम पर अभी हुआ नहीं है, यह एक कलेक्टर का एक फर्स्ट स्टेप है। उन्होंने कहा कि वहां पर आइए भोपाल में और मैं सब काम करवा दूंगा और गवर्नर से सिग्नेचर होगा। ये इतना जमीन ये लोग दे नहीं पाते हैं, आप दे रहे होंगे। अब तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था 4 एकड़ 13 डिसमिल कहाँ है, भाई से पूछता कहाँ है, क्योंकि वह जमीन था जुनवानी में। वो जो 4 एकड़ 13 डिसमिल जमीन कहाँ था, जुनवानी में। और जुनवानी जानते हैं कि उधर है वो। एक दिन हमारे भाई लोग गए और उसके बाद कहा कि भैया हमारी ये जमीन है, जरा देख लो तो कहां पर पड़ रही है। मुझे क्या पता था कि वो नेहरू नगर का एक बॉर्डर है, यानी मैं अपने स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर से अगर 6 इंच भी बाहर कदम रखूं तो वो नेहरू नगर है और वो जुनवानी है। यानी आप देखें नेहरू नगर कृष्णा पब्लिक स्कूल वो जुनवानी में है। कितनी बड़ी बरकत थी ईश्वर की, कैसे तुमने दिलवा दिया। एक स्कूल को पता नहीं जुनवानी में कौन से खेत में कौन सा डालता, अरे तुमने तो कॉलोनी में ही डलवा दिया इस मदन मोहन को।
अब सवाल था कि स्कूल कैसे चलेगा, क्योंकि नेहरू नगर के लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में, बड़ा धनाढ्य कॉलोनी थी, अब नहीं है उतनी, लेकिन पहले पहले तो बड़े वीआईपी की कॉलोनी थी वो, वरना तो हम भी अब उसी नेहरू नगर में हैं। और फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कैसे चलेगा? अच्छा 2 छोटे छोटे कमरे बनाओ। देखो, तो उसमें टीचर लोग कोई नौकरी के लिए आते थे, लेकिन कोई अपने बच्चे के लिए नहीं आता था कि इसमें पढ़ाना है। वक्त बदला साहब, भगवान तो था ही हमारे साथ। 6000 बच्चे हैं आज केपीएस नेहरू नगर में। फिर उसके बाद से कोई ऐसे ही आया, कहा कि हमारा स्कूल ले लीजिए रायपुर में, हम नहीं चला पा रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं ले सकता, क्योंकि आप स्कूल चला रही हैं या नहीं चला रही हैं, नहीं चला पा रही हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से ऐसा नहीं कर सकता। आपको जो चाहिए मेरे से मदद लीजिए और चलवाइए। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं चल सकेगा। तो मैं तो अभी तक भी उनका स्कूल नहीं, लेकिन अभी तक उनको मैं मदद करता हूं स्कूल चलाने के लिए, है ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन उन्हीं की कृपा से या और लोगों की कृपा से एक शंकर नगर में एक जमीन, एक बना बनाया मकान मिला, जिसमें लगता था कि भैंस और जानवर रह सकते हैं। उसको साफ सूफ किया और करवाया और उसमें पढ़ाना शुरू करवाया। केपीएस का नाम तब तक हो चुका था, एक स्कूल ना, एक नाम हो चुका था। और उसमें पहले ही जैसे ही शुरू किया तो 8वीं तक में 600 बच्चे आ गए। देखिए अप्रत्याशित, आज भी मैं खोलूं 8वीं तक तो 600 बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन क्या बात थी। और एक जमीन हमारे भाई ने उसको करवा दिया था कृष्णा एजुकेशनल सोसाइटी से, वो कमल विहार में। कमल विहार में जाने की कोई जगह नहीं थी, गांव से ऐसे जाते थे। खैर उसमें स्कूल बना छोटा मोटा, लेकिन कौन जानता था कि बाबा हमारे तैयारी कर रहे हैं मदन मोहन के इस स्कूल के लिए, और वो वहीं पर कमल विहार बन गया। फिर वो चला स्कूल, और स्कूल चला। मेरा बेटा आईआईटी पास, बिला स्टील प्लांट में नौकरी कर रहा था, डिप्टी मैनेजर था। मैंने कहा कि देखो बहुत बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला, बड़ा अच्छा पर्सनालिटी, बड़ा अच्छा बोलना। तो मैंने कहा देखो तुम अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का स्वप्न देख रहे हो बेटा, तुम मत आना। अगर तुमको लगे कि इसमें एक सेवा भाव है तो तुम आ जाना। और एक दिन मैंने देखा, मैं गांव गया हुआ था, पता चला उन्होंने रिजाइन कर दिया बिला स्टील प्लांट से, और वो स्कूल को में आ गए। और वो स्कूल इस समय द बेस्ट स्कूल इन रायपुर। और वहां पर अब ये हो गया है कि वहां पर एडमिशन नहीं होता। आज अगर तख्ती लगाएंगे या कहीं बोल देंगे, वो पेपर पे प्रचार भी नहीं करते कि एडमिशन ओपन, और 3 दिन बाद एडमिशन क्लोज्ड। फिर उसके बाद हुआ कि साहब बिलासपुर में खोला जाए। अब देखिए बिलासपुर में खोला जाए तो संजोग से कोई जमीन मिली, किसी ने बताया बिलासपुर में। और बिलासपुर में जब बताया तो वह थे जमीन, ये जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, और उनका सटा, उनकी बाउंड्री और ये जमीन की बाउंड्री बराबर। फिर उसके बाद ये आया कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत थे। हमारे भाई लोग कहेंगे नहीं हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। खोले, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन सरवाइव कर रहा है। फिर ये हुआ कि एक कॉलेज खोल दो, डिग्री कॉलेज। वो डिग्री कॉलेज भी हो गया। और हमारे परिवार अब आते गए, जितने भी मेरे परिवार के थे। जब मैं गरीब था तो मेरा परिवार कैसे, किस तरह का रहा होगा, उन सबको बुलाया, आ जाओ यहाँ पर। और वो तो आने को आतुर थे ही, और सबको, और कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती थी, किसी को लैब अटेंडेंट बना दिया, किसी को गार्ड बना दिया। लेकिन गार्ड में गार्ड नहीं है, वो गार्ड का इंचार्ज है। लैब असिस्टेंट में बना दिया तो लैब असिस्टेंट में वो मास्टर से ज़्यादा को अपने प्रभुत्व मानता है अब। और सबको, किसी को 7,000 6,000, उनकी पत्नियों को, ये जरूरी काम था उनकी पत्नियों को भी देना, क्योंकि एक 7,000 से उनका काम नहीं बनता था। 5-6 हज़ार और मिल जाता तो 12-13 हज़ार। आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके 45-50 हज़ार तनख्वाह, दोनों की 60-60 हज़ार हो गई। और उसके बाद सब अब कार मेंटेन कर रहे हैं। अब आता है जीवन का नया मोड़। जीवन का नया मोड़। क्या यही जिंदगी का उद्देश्य है? सुर मंदिर तरमूल निवास, सय्या भूतल मजिनम वास, सर्व परिग्रह भोग त्याग,
कस्य सुखम न करोति विराग। किसने कहा? शंकराचार्य जी ने। किसमें कहा? भज गोविंदम में। तो ये बात इतनी बड़ी लगी मुझे कि सुर मंदिर, आप समझ रहे हिंदी अर्थ? नहीं, आप इसका भावार्थ भी बताते जाइए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है हाँ, हाँ, इसको समझने में आसानी होगी। सुर मंदिर यानी देवताओं का मंदिर हो, वहां पर जाकर के सो जाइए, या पेड़ के नीचे सो जाइए, तरमूल निवासा, शैया भूतल, जमीन पर शैया लगाओ। मजिनम वासा, कोई साधारण, मजिनम का तो अर्थ होता है मृगशाला, लेकिन आज कहां मृगशाला होगा, तो साधारण सा वस्त्र आप अपने तन पर ढक लीजिए। सर्व परिग्रह, सभी परिग्रह मतलब जितना एकत्र करने की आपकी भावना है, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग। ऐसा बैरागी कौन सा सुख नहीं भोग सकता। मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या इस वैराग्य में, इस विराग में भी सुख है? ईशोपनिषद में लिखा है, पहला ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यस्विद धनम। हिंदी में अर्थ बोल रहा हूं, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचिन जगत्याम, जगत में जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, चल अचल, जो तुम, जीवित मृत, जो कुछ भी है, सब उस ईश्वर का है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचिन जगत्याम जगत, अब समझ लोगे इतना, तेन त्यक्तेन, उसने छोड़ दिया है, भगवान ने छोड़ दिया है, तुम लोग भोगो तो भोगो, तो फिर लालच मत करो। कस्यस्विद धनम, धन क्या है? और हमारे जो उपनिषदकार हैं, जितने भी मैंने साहचर्य में बच्चों के लिखे, जितने भी उपनिषद लिखे, उन उपनिषदों में जो बच्चे प्रश्न पूछते थे या वो शुरू में समझाते थे, वो पहला वाक्य ही, पहला जो सेंटेंस ही, पहला मंत्र ही, वही उनके उपनिषदों का नाम है। चाहे केनोपनिषद कहिए, केने शितम पतति प्रेषितम मन, हमें इसमें विद्वता न कहीं झलके, केने शितम पतति प्रेषितम मन, ये केन से शुरू होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईशोपनिषद का है, उनका नाम नहीं है। तो जब इतना उन्होंने त्याग किया और इस तरह से उपनिषदों की रचना किया, तो उसके बाद लगा कि जब यही बात है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा ना, अपने जीवन की बात को देना पड़ेगा। क्या मैंने ऐसा जीवन जिया है जहां पर सर्व परिग्रह भोग त्याग, बेटे के, और बाबा जब कहूं तो आप भगवान शंकर समझिए, और मैं तो सत्य हूं, आप लोगों ने बाबा को जो शिवलिंग की पूजा किया होगा, ये मैं तो बाबा को दिल से मानता हूं। ही इज हियर एंड ही इज ब्लाइंडली टू फेवर मी, ही इज ब्लाइंडली टू सपोर्ट मी एट एनी कास्ट। जिसके मैं तलबगार नहीं था, वो कहता है तुम तो करो, तुम कौन होते हो, तुम्हारे पास हाथ पार है, मैंने तुमको दिया है हाथ पांव, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास हाथ पांव नहीं, कराना हमसे तुमसे है। और इस तरह से जब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब तो पहले तो एक स्कूल खोला, जहां से मैं चला था उस स्कूल में, और जहां पर कि फीस नहीं आ सकता था, कुटेला भाटा में एक जमीन बहुत पहले थोड़े से पैसे में ले लिया था, सड़क पर ही है वो, और उसमें स्कूल खोला। लेकिन शर्त ये थी कि इसमें एडमिशन पाने वाले लोग कि पिता धनी नहीं होंगे, उनको अपना वेरिफिकेशन देना होगा कि वो इतने ही उनकी पूंजी है और ये है, उस तरह से। और ऐसे लोगों को बिना एडमिशन फीस के, बिना प्रॉस्पेक्टस फीस के वो स्कूल में भर्ती होता गया, और बड़े शीघ्रता से वो स्कूल बढ़ता गया। वही स्कूल आज मेरा स्कूल है। कोई भी स्कूल, इतने सारे स्कूल के आप गिनती करेंगे, मैं चला जाता हूं, लोग कभी बुलाते हैं टीचर्स के लिए कुछ सम गाइडलाइंस और ये, लेकिन मेरा स्कूल अब कौन है? ये कुटेला भाटा। और उन बच्चों को तो उसमें मेरा आदर्श हुआ। आदर्श क्या था? कि इनको मैं जीवन के मूल्यों से ले चलूंगा। कहीं मैन जी आइए और उस स्कूल में, और जब 5वीं से 9वीं तक का बच्चा है,
और उसके बाद से वो देहिनो अस्मिन जथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र, ऐसे करके जब इस श्लोक को पढ़ने लगेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये स्कूल, कुल मिलाकर के आपका जो स्कूल है वो सनातन और संस्कृति से जुड़ा हुआ। जनाब यदि ये नहीं है तो हिंदुस्तान में जन्म लेना बेकार है। और जब मुझे हुआ कि नहीं, अब इनको हमें एक अपने धर्म से, अपने ढंग से अब इनको पढ़ाना पड़ेगा, फिर मैंने क्या किया कि अब किताबें लिखना शुरू किया। किताबें कितनी हुए, मैं पहले मैथमेटिक्स की किताबें लिख चुका था, 7 मेरे पास मैथमेटिक्स की किताबें इंटरमीडिएट के लेवल पर थी। लेकिन इस लेवल पर मैंने अब शुरू किया कि मानस रामायण, रामायण वाल्मीकि जी का और मानस रामचरित मानस का, मैथोलॉजिकल पर 7 किताबें मेरे पास लिखी हुई मिली, उनको प्रिंट करा, अच्छा प्रिंट है। और उसके बाद से उसमें नाम मैंने नहीं दिया, कहीं बहुत प्रभावित था इससे, लेकिन तब हमारे बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं आप इस पर ना, तो क्या किए कि कागज से चिपका देते हैं वो जो एडेसिव रहता है ना, उससे चिपका देते हैं। लेकिन उस पर मैंने नाम नहीं रखा, बहुत दिनों तक ऐसे करके लोगों को देता रहा। उसकी कीमत 400 रुपया है, लेकिन कभी भी 4 रुपए में भी नहीं बेचा। फिर उसके बाद हुआ कि भाई जब मैं इतना पढ़ रहा हूँ, सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, भगवद गीता के लगभग समस्त ग्रंथ पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ा, इनका रामचरितमानस पढ़ा, कंबन रामायण पढ़ा। कंबन दक्षिण के बड़े महर्षि हुए हैं, इनके पहले मन तुलसीदास जी के पहले के हैं, बड़ा उनका मान है, लोग घरों में उनका चित्र लगाते हैं और उनका पढ़ा। और जो भी संभव रामायण है, जो भी संभव पुस्तकें हैं, मैं बड़े रुचि के साथ बड़े जल्दी उसको पढ़ता हूँ ताकि मेरे ज्ञान में कुछ आवे, ये क्योंकि ये तो अजस्त्र स्रोत है ना। और इस तरह से करके आज हम लोग कहेंगे राम कथा, ये जो कुछ भी है बाबा शिव का आशीर्वाद और उनके माध्यम से हमारे माता पिता का आशीर्वाद, जो देवतुल्य थे और जिन्होंने अपने बेटे को वह प्यार दिया जो मैं अपने बेटे को शायद 7 जन्मों में भी नहीं दे पाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं दे रहा हूं, उस कोटि का, उस स्तर का प्यार। और मदन मोहन इस तरह से खड़ा हुआ है, सुखी, अच्छी तरह से। और इसमें आप लोगों जैसे विज्ञजनों से जब संपर्क पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो रहा है और अभी भी मेरे जीने की जगह है। वैसे तो मैं सोच चुका हूँ 80 वर्ष का जीवन मेरा हो चुका है और ये बहुत है, पर्याप्त है। पर इस कहानी में आपने 2-3 चीज़ें नोटिस की होंगी कि बाबूजी के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि अगर उनके साथ ज्ञान था तो उस ज्ञान ने आगे बढ़ाया उनको। दूसरा ईमानदारी थी, ताकि जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते में जो बाधाएं थी उनको दूर करती रही। और तीसरा ये कि एक जो समर्पण का भाव था अपनों के प्रति, परिजनों के प्रति और बाकी जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन जुड़ाव के कारण आज वो इस स्थिति में पहुँचे कि अभाव में रहते हुए, आप कल्पना कीजिए कि जिस घर में एक दिन के खाने का इंतजाम करने के लिए जद्दोजहद करनी होती हो, उसी घर में आज कई 100 परिवार पल रहे हैं उनके माध्यम से, उनके खड़े हुए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। तो ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद एक वैराग्य का भाव भी है बाबूजी के मन में कि कैसे हम जो है आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं। तो देखिए कि इस किस्से में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। न केवल एक अदृश्य ताकत का एहसास बाबूजी ने बार बार कराया, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों का एहसास या ज्ञान हमको पता मिला है कि कैसे जो है शिक्षा के कारण बाबूजी आगे बढ़े और इतने सारे लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। तो आज के किस्सा कमाल में इतना ही। आगे भी हम बहुत सारे किस्से लेकर आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।